पाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर, एक नई कक्षा लेकर। आज का हमारा जो विषय है वो भूगोल कक्षा 12वीं का विषय है। आज की इस वीडियो में हम किसी अध्याय को ना लेकर, किसी एक चैप्टर को ना लेकर कक्षा 12वीं के भूगोल के पूरे विषय को, पूरे सिलेबस को एक नजर में ले रहे हैं। पूरा भूगोल एक नजर में आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। आज के इस पूरी वीडियो में हम कक्षा 12वीं के पूरे विषय की दोनों किताबों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हम इस पूरे कोर्स को, इस पूरे सिलेबस को एक नजर में समझ सकें, इसका संक्षिप्त ब्यौरा ले सकें। तो देखिए, आज की ये वीडियो कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के, ज्योग्राफी के विषय के बच्चों के लिए है और ये वीडियो इस सत्र में यानी कि 2020-21 में जो बच्चे कक्षा 12वीं में आए हैं उनके लिए भी उपयोगी होगी। और क्योंकि इस वर्ष यानी कक्षा जो 12वीं के बच्चे 2019-20 के सत्र में रहे हैं, जिनका अभी भूगोल विषय का एग्जाम बाकी है, परीक्षा बाकी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि एक साथ दो सत्र के बच्चों के साथ मैं ये बातें साझा कर रहा हूं, उनके साथ ही काम आने वाली है। हर विषय के, हमारे पूरे विषय के हर अध्याय को, हर चैप्टर को हम विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के पूरे विषय को एक नजर में लेने वाले हैं, एक नजर में समझने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे जान लें कि कक्षा 12वीं में भूगोल विषय में आपके पास दो किताबें हैं। भूगोल विषय में आपके पास दो किताबें हैं, जिनमें से एक किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है और दूसरी किताब भारत, लोक और अर्थशास्त्र है। एक किताब में हम भूगोल के मौलिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल के मौलिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और वहीं हम दूसरी किताब में भारत के विषय में किस तरह की भारत में लोगों का जीवन है और किस तरह की भारत में अर्थव्यवस्था है, ये हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहली बात आप समझ लें कि हमारी कक्षा 12वीं में इन दोनों पुस्तकों को आपको पढ़ना है और इसके लिए आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हर पार्ट की, हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो मिलेंगी। लेकिन आज हम अपने पूरे विषय को एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम इन दोनों जो पुस्तकें हैं, हमारी जो दोनों किताबें हैं, उसमें से भूगोल की जो पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस पुस्तक में आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए, इसमें वैश्विक स्तर के जो तथ्य हैं, वैश्विक स्तर के जो आंकड़े हैं, उनको आपको समझना और जानना है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस चैप्टर का प्रारंभी, इस पूरी बुक का प्रारंभी जो होता है, आपका पाठ पहला है मानव भूगोल। मानव भूगोल का परिचय दिया गया है आपको पहले चैप्टर में, मानव भूगोल क्या है, और वहां एक मूल सी परिभाषा आपको पता हो। मानव भूगोल यानी प्रकृति और मानव जीवन के बीच में परस्पर संबंधों, ये जो आपसी संबंध हैं, उनके बारे में, उन दोनों की चीजों के बारे में यहाँ मौलिक से जो टॉपिक आपको मिलेंगे, प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और संभववाद, आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे इसी पुस्तक में पहले आपको इस विषय को, मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों को के परिचय को पढ़ना है, उस विषय को बहुत अच्छी तरह समझना है। उसके बाद आप इसी पुस्तक में अगला जो अध्याय है आपका पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 आपका है जनसंख्या। जनसंख्या, यहाँ वैश्विक आंकड़े, जैसा कि मैंने पहले बताया, वैश्विक आंकड़ों पर बात की गई है, वैश्विक तथ्यों की बात की गई है। यहाँ पर आप जनसंख्या पार्ट 2 में, चैप्टर 2 में आप जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में और जनसंख्या वितरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या के बारे में बात करनी है और जनसंख्या के बारे में पार्ट 2 में आप पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद आप तीसरे पार्ट में, चैप्टर 3 में आकर जनसंख्या के बारे में ही पढ़ेंगे और किन किन मुद्दों पर आपको बात करनी है, कौन कौन सी चीज समझनी है। वहां आपके पास है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का मतलब है कि किसी भी देश की या विश्व की जनसंख्या को किन किन वर्गों में, किन किन आधारों पर संगठित किया जाता है, यानी कि अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है जनसंख्या की। वहां आप पार्ट 3 में पढ़ेंगे उसके मूल आधार क्या है, किन बेसिस पर जनसंख्या को बांटा जाता है, किस वर्ग की जनसंख्या कितनी विश्व में है, वो आप पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, चैप्टर 3 में। पार्ट 2 में
जनसंख्या के बारे में ही है और जनसंख्या के बारे में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वितरण के बारे में। पार्ट 3 में जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या को किन किन वर्गों में बांटे, जनसंख्या के संगठित करने के आधार क्या हैं, उन सब के बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे मानव विकास। मानव विकास के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आप मानव विकास की परिभाषाएं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व और विश्व में मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, देशों को किन किन आधारों पर रैंकिंग दी जाती है, देशों की जो मानव विकास सूचकांक है उसमें जो स्थिति है, उसमें जो पोजीशन है वो किन किन बातों पर तय होती है, विश्व में किस देश की स्थिति क्या है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में बहुत आगे है, कौन से देश बहुत पिछड़े हुए हैं और भारत की स्थिति क्या है, वो यहाँ आप मानव विकास सूचकांक वाले चैप्टर में बात करेंगे। फिर आप पढ़ने वाले हैं आगे इसी किताब में आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में इसी टॉपिक से, आर्थिक क्रियाओं के जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 3 अध्याय, 3 चैप्टर, 3 पार्ट हैं। और पार्ट कौन कौन से हैं? पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7। इन तीनों ही चीजों को एक नजर में हम इस तरह समझें कि आर्थिक क्रियाओं के रूप में पार्ट 5 चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। यहाँ साथ साथ समझते चलें, प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ होता है ऐसी क्रियाएं, ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो कि कृषि पर आधारित होती हैं या कृषि से जुड़ी होती हैं। ऐसी सभी आर्थिक क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं का विश्व में स्तर क्या है, किन किन क्षेत्रों में कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, विश्व का कृषि उत्पादन का स्वरूप क्या है, वो सारा सब कुछ आप पार्ट 5 में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। पार्ट 5 में आर्थिक क्रिया, कौन सी आर्थिक क्रिया? प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट 6 अध्याय 6 में किस चीज के बारे में? द्वितीयक क्रियाओं के बारे में। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान रख लें। प्राथमिक क्रियाएं जो पार्ट 5 में आपने पढ़ा कि कृषि पर आधारित क्रियाएं या कृषि से जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। पार्ट 6 में आपको पढ़ना है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं जिन्हें हम विनिर्माण का क्षेत्र भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन का भी क्षेत्र भी कहते हैं, जहां पर कृषि उत्पादित वस्तुओं से और किस किस तरह से दूसरी वस्तुओं का उत्पादन होता है, विनिर्माण होता है, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 में। पार्ट 5 में प्राथमिक क्रियाएं यानी कि कृषि क्षेत्र, पार्ट 6 में द्वितीयक क्रियाएं यानी कि विनिर्माण का क्षेत्र। पार्ट 7 में आप पढ़ेंगे तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं यानी कि जिन्हें हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जहां पर विभिन्न विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सेवा क्षेत्र हैं, सेवाएं दी जाती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और चतुर्थ क्षेत्र आता है जहां पर आप अनुसंधान यानी कि रिसर्चेस के बारे में पढ़ते हैं। ये आर्थिक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यहाँ इन 3 अध्यायों में, 3 अध्याय यानी कि पार्ट 5वां, पार्ट 6वां और पार्ट 7वां। 5 में प्राथमिक क्रियाएं, पार्ट 6 में द्वितीयक क्रियाएं और पार्ट 7 में तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। आगे बढ़े आपकी इसी किताब में तो हम पढ़ेंगे परिवहन और संचार के बारे में। पार्ट ये आपका 8वां है, चैप्टर 8 है, जहां पर परिवहन का मतलब किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, परिवहन। दूसरा संचार की बात करें, किसी भी व्यक्ति के विचारों का, किसी व्यक्ति के संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, संचार। परिवहन और संचार, परिवहन व संचार पार्ट 8 में आपको विस्तार से पढ़ना है, जहां पर आपको पार्ट जो हमारा परिवहन है, विश्व स्तर में किन किन परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से प्रमुख जो है परिवहन मार्ग हैं, जलीय मार्ग के बारे में, वायु मार्गों के बारे में या आप स्थल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। परिवहनों के बारे में कौन कौन से प्रमुख जलीय मार्ग हैं विश्व में, कौन कौन से प्रमुख वायु मार्ग है विश्व में और कौन कौन से प्रमुख स्थलीय मार्ग है विश्व में, उनके बारे में आपको विस्तार से परिवहन के बारे में पढ़ना है। और आपको पढ़ना है संचार के बारे में। संचार माध्यमों के रूप में विश्व में कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, किन किन माध्यमों से संचार किया जा सकता है और उनकी शुरुआत, उनका प्रारंभ कब किस तरह से हुआ और संचार माध्यमों का विस्तार किस तरह से हुआ, विकास किस तरह से हुआ, ये सब आपको पार्ट 8 में पढ़ना है, चैप्टर 8 में पढ़ना है, परिवहन व संचार। फिर आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। पार्ट 9 अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड
जो हमारे जैसे कि हम बात करें विश्व में हमारे पास एक संस्था भी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किन किन देशों से किन किन वस्तुओं का व्यापार अन्य देशों में होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पदार्थ कौन से हैं, वस्तुएं कौन सी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मापन प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश का कितना योगदान है, वो सभी आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि आपके पाठ 9 चैप्टर 9 में। उसके बाद आपको इसी किताब का जो आपका अंतिम अध्याय है, आखिरी चैप्टर है, पाठ 10वां, वहां आप पढ़ेंगे मानव बस्तियों के बारे में। मानव बस्तियां कितने प्रकार की हैं, मानव बस्तियों के बसने के आधार क्या क्या हैं, किस किस क्षेत्र की मानव बस्तियां किन किन तत्वों पर आधारित होती हैं, ये सभी चीजें आप पढ़ने वाले हैं मानव बस्तियों के बारे में। तो हमारी पहली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें मानव भूगोल के परिचय से लेकर जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में और जनसंख्या संगठन के बारे में पाठ 2 और 3 में आप पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में, पाठ 4 में आप पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं, पाठ 5, 6 और 7 में आप पढ़ेंगे जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना है। परिवहन और संचार के बारे में आपको पाठ 8 में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको पाठ 9 में पढ़ना है और मानव बस्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे इस किताब के आखिरी अध्याय में, पाठ 10 में, चैप्टर 10 में। तो ये हमारी पहली पुस्तक है जिसे पढ़ लेने के बाद हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भूगोल को, पूरे विषय को, पूरे हमारे सिलेबस को, पूरे कोर्स को एक नजर में समझ रहे हैं हम। हमने अभी तक बात की भूगोल कक्षा 12वीं में पहली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बात की। अब हम बात कर रहे हैं हमारी कक्षा 12वीं के भूगोल में दूसरी पुस्तक भारत, लोक और अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में हम बात करने वाले हैं कि भारत की भौगोलिक स्थितियां क्या हैं, भारत में भारत के अर्थशास्त्र जो है, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का। तो ध्यान दें हमारी दूसरी पुस्तक में भारत भूगोल और अर्थशास्त्र में पहला अध्याय, पहला चैप्टर हमारा है जनसंख्या। एक बात आप ध्यान रखें, जनसंख्या वाला अध्याय हमारी दोनों किताबों में है। पहली किताब में हमारे पास जनसंख्या वाला अध्याय है, जहां पर हमने जो बात की है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व, यहाँ भी हमें बात करनी है और वहां भी बात करनी है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ हम विश्व जनसंख्या की बात कर रहे हैं और हमारी दूसरी पुस्तक में हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या की, यानी कि भारत की जनसंख्या का वितरण, भारत की जनसंख्या वृद्धि और भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में। फिर हम बात करेंगे प्रवास के बारे में। जो दूसरा अध्याय हमारा होगा वो है प्रवास, और प्रवास के कारण क्या है भारत में। मूल रूप से भारत में लोग किन किन कारणों से प्रवास करते हैं। प्रवास का अर्थ कि एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाना, किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना प्रवास कहलाता है। और भारत में प्रवास के मूलभूत कारण क्या है, मूलभूत कारण जो इसकी जो है व्यवस्थाएं क्या है और प्रवास के परिणाम क्या है, ये हमें पाठ 2 में चैप्टर 2 में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे मानव विकास की। मानव विकास वाला अध्याय हमारी पहली पुस्तक में भी था, लेकिन वहां हम मानव विकास के सूचकांकों की, मानव विकास के आंकड़ों की विश्व स्तर पर बात कर रहे थे, और यहाँ हम मानव विकास के भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत में मानव विकास संबंधी आंकड़े कौन सी संस्था इकट्ठे करती है, मानव विकास की गणना करने के आधार क्या है और मानव विकास की भारत में स्थिति क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से अपनी दूसरी पुस्तक में बात करेंगे। इसी पुस्तक में हमारा जो अगला अध्याय, अगला चैप्टर होगा पाठ 4, वो हमारा है मानव बस्तियों को लेकर। भारत में मानव बस्तियां
किन किन रूपों में पाई जाती हैं, किस किस तरह की मानव बस्तियां भारत में बसती हैं, मानव बस्तियों के घनिष्ठ होने यानी कि घना होने या फिर उछला होने के कारण क्या क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। मानव बस्तियों को भारत में किन किन वर्गों में बांटा गया है, किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी हम यहाँ इसमें बात करने वाले हैं। यहाँ भी हमने मानव बस्तियों की बात की है जो कि विश्व स्तर पर चर्चा है, और यहाँ भी हम मानव बस्तियों की बात कर रहे हैं जो कि भारत के स्तर पर चर्चा है, क्योंकि हमारे इस पुस्तक का ही नाम है भारत, लोक और अर्थशास्त्र। फिर हम इसी पुस्तक में बात करेंगे भू संसाधनों तथा कृषि के बारे में। भारत में भू संसाधनों की स्थिति क्या है, भूमि यानी कि जो कृषि के लिए एक मूलभूत आधार है, भूमि की स्थितियां किस तरह की हैं, किस किस तरह की मृदा, किस तरह के भू संसाधन भारत में पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है और कौन सी मृदा पर किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, वो हम बात करेंगे। कृषि और भू संसाधनों की चर्चा हम इस अध्याय में पाठ 5 में विस्तार से करेंगे। उसके बाद हमारी इसी पुस्तक में जो अगला अध्याय है वो है जल संसाधन। भारत में जल संसाधन के लिए कौन कौन से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जल संसाधनों के प्रबंधन, जल संसाधनों के उपयोग को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता की स्थितियां क्या हैं, कहाँ जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, किस तरह का जल, भौम जल या धरातलीय जल, उन सब की चर्चा हम विस्तार से बात करेंगे जल संसाधन पाठ 6 चैप्टर 6 में। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी इसी पुस्तक में खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों की। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन कहाँ कहाँ किस किस स्थिति में पाए जाते हैं, उनका उपयोग क्या है, भारत में खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के संशोधन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और ये हमारा अध्याय 7 होगा जिसमें हम विस्तारित रूप से भारत में खनिजों और अन्य ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला पाठ है वो है निर्माण उद्योग। भारत में निर्माण उद्योग के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अपने पाठ 8 में चैप्टर 8 में। निर्माण उद्योग में भारत में जितने भी उद्योग पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण यानी कि लघु उद्योग, विस्तृत उद्योग और घरेलू उद्योग जिन्हें हम कुटीर उद्योग भी कहते हैं, इन 3 रूपों में हमने भारतीय उद्योगों को बांटा। और इन उद्योगों में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, वह हम विस्तार से बात करेंगे निर्माण उद्योग, जो कि हमारा पाठ है 8वां चैप्टर 8 में। इसके बाद हम इसी पुस्तक में अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसमें नियोजन सतत पोषणीय विकास की हम बात करेंगे। नियोजन और सतत पोषणीय विकास भारतीय भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार संसाधनों का और भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया गया है, किस तरह से नियोजन किया गया है, वो हमें इस अध्याय में पढ़ना है। और हमें पढ़ना है सतत पोषणीय विकास के लिए। सतत पोषणीय विकास का अर्थ विकास का एक ऐसा मॉडल, विकास का ऐसा तरीका जो भविष्य में भी काम आए, जो कि दीर्घकालिक हो। उसके लिए भारत में कौन कौन से प्रबंध किए गए हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, भारत में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है, वो सभी हमें विस्तार से बात करनी है नियोजन और सतत पोषणीय विकास वाले अध्याय में, अध्याय 9 चैप्टर 9 में। इसके बाद हम बात करेंगे परिवहन और संचार। हमारी पहली पुस्तक में भी हमने परिवहन और संचार की ही बात की थी। यहाँ हम परिवहन और संचार के माध्यमों के और संचार के माध्यमों की हम विश्व स्तर पर बात कर रहे थे, और यहाँ हम परिवहन तथा संचार की बात करेंगे भारतीय स्तर पर। भारत में परिवहन के लिए यानी कि व्यक्तियों और वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन कौन से परिवहन संसाधन उपलब्ध हैं, परिवहन के कौन कौन से माध्यमों को भारत के किन किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है, और भारत में संचार के लिए कौन से संसाधन, संचार के लिए कौन से माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं, यहाँ हम विस्तार से बात करेंगे अपने अध्याय 10 में चैप्टर 10 में। इसी हमारी पुस्तक में हम इसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हमने पहले भी बात की पहली पुस्तक में, और यहाँ भी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करनी है। अंतर वही कि यहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विश्व स्थितियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वैश्विक आयामों के बारे में बात करनी है, और यहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भारतीय आयामों के बारे में,
भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या भूमिका है, क्या योगदान है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन तत्वों पर, किन किन मुद्दों पर, किन किन बातों पर निर्भर है, ये हमें विस्तार से बात करनी है। इसी पुस्तक का आखिरी अध्याय हमारा होगा भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे व समस्याएं। भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भारत की भौगोलिक स्थितियों में कौन कौन से नए मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करते हैं, या ये कहें कि किस तरह से भारत की भौगोलिक परिस्थितियां भारत के लोगों यानी भारत की जो भारत के निवासी हैं, भारत के लोग हैं, उनके जीवन को भौगोलिक परिस्थितियां किस प्रकार प्रभावित करती हैं और कौन कौन से मुद्दे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, यहाँ हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अपनी दूसरी पुस्तक में, कक्षा 12वीं की भूगोल की दूसरी पुस्तक में, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थशास्त्र। यहाँ इस पूरे वीडियो में हम जो बात कर रहे थे वो कक्षा 12वीं की भूगोल के दोनों पुस्तकों की विस्तार से हम बात कर रहे हैं कि दोनों पुस्तकों में अपने कक्षा 12वीं में भूगोल के छात्रों को किन किन विषयों का अध्ययन करना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। एक नजर में हमने कक्षा 12वीं के पूरे सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम की बात की, विस्तार से बात की। और इस वीडियो को, इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, मेरी आशा है कि ये वीडियो इस साल 2 सत्र के बच्चों के काम आने वाली है। एक वो बच्चे जो इसी साल कक्षा 12वीं में प्रवेश किया, जिन्होंने जो कक्षा 12वीं में आए हैं, और एक वो कि जिनका इस साल केवल भूगोल का और कुछ अन्य विषयों का जो है एग्जाम होना बाकी है, परीक्षा होनी बाकी है। इन्हीं बच्चों के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी हमने केवल एक नजर में पूरे पाठ्यक्रम, पूरे सिलेबस की बात की है और बहुत जल्द आपको इस पूरे पाठ्यक्रम, इस पूरे सिलेबस के हर एक अध्याय की, हर एक चैप्टर की विस्तृत वीडियो प्राप्त होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। अपनी जो हमारे इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि इस वीडियो सीरीज का, भूगोल विषय के इस सीरीज का बाकी लोगों को भी लाभ मिल सके, बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।